हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते हैं, हम लोग पाठ 9 कर रहे थे आपकी इतिहास की किताब से, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसका परिचय हमने पहले ही ले लिया, नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। हमारा विषय है चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो परिचय के अंदर भी हमने जाना था दोस्तों कि कैसे करके हर एक क्षेत्र से एक भाषा पनपती है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियां रहती हैं, सबकी विभिन्न संस्कृति है। अगर पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा साग, मक्के दी रोटी, ये सब खाना पसंद करते हैं, तो वहीं बंगाली लोग मच्छी, चावल, अलग अलग तरीके की सब्जियां, मिठाई, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबका अलग विभिन्न संस्कृति है जो हमारे भारत को बहुत अलग बनाता है, ठीक है, रोचक बना देता है। तो मलयालम भाषा की बात करें तो मलयालम भाषा सबसे ज़्यादा केरला में इस्तेमाल होती है दोस्तों। और बात करें और भाषाओं की तो तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी कन्नड़ा भाषा है वो कर्नाटका में इस्तेमाल होती है। तो बहुत बार ये भाषाएं में सब एकदम एक जैसी लग रही होती है। एक बार हुआ था मेरे साथ, मेट्रो में मैं थी, तो वहाँ पे एक महिला बात कर रही थी। मुझे लगा ऐसे, मैंने उसे बोल दिया अंग्रेजी में साउथ इंडियन भाषा, लेकिन हमारा दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है ना, और हमें लगता है कि वहाँ सिर्फ एक ही भाषा चलती है। तो एक नहीं, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हर तरीके की बहुत अलग अलग भाषाएं वहाँ चलती है। और मलयालम सबसे ज़्यादा केरला में इस्तेमाल करी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और चेर की बात हो रही है, यहाँ पे चेर लिखा हुआ था। चेर साम्राज्य, चेर वंशज भी इसके अंदर एक भूमिका निभा रहा है। तो देखते हैं, महोदयापुरम के चेरो साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई। तो भाई चेरो एक साम्राज्य था, और जब इस साम्राज्य 9वीं शताब्दी में था, मलयालम तब से चली आ रही है। इस साम्राज्य के वक्त पे ये मलयालम और भी ज्यादा उभरी, और भी इसमें काफी अलग बदलाव आए। लेकिन आपको पता चली गया होगा कि कितनी पुरानी भाषा मानी जाती है मलयालम, ठीक है। इसका बहुत पहले आविष्कार हो चुका था। और महोदयापुरम की बात करें तो ये केरला में पड़ता है, एक छोटा सा शहर। दक्षिण पश्चिमी भारत यानी कि वर्तमान केरला, जो दक्षिण पश्चिमी भारत पड़ता है ना, समझ लीजिए जैसे हम लेते ही हैं कि यहाँ पे उत्तर पड़ गया, यहाँ पे दक्षिण पड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे पूर्व पड़ गया, और यहाँ पे पश्चिम पड़ गया। तो दक्षिण पश्चिमी भारत क्या होगा, यहाँ पे भी जैसे ये बनाया है वो यहाँ पे बना देते हैं। तो इस जगह पे पश्चिमी भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल पड़ जाता है आज के वक्त पे, ठीक है। में वहां मलयालम बोली जाती थी। आपके किताब में भी लिखा हुआ है कि मलयालम केरला की भाषा है। तो शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। आधिकारिक रिकॉर्ड में सबसे प्रारंभिक क्षेत्र भाषा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, संस्कृत भाषा एक ऐसी है कि उसको सिर्फ बोला ही नहीं जाता, उसको लोगों द्वारा सिर्फ बोला ही नहीं जाता, वो सरकारी दस्तावेजों तक में डाली गई है। वहां उस वक्त पे जब सरकारी दस्तावेज, अभिलेख जो भी पढ़ा, मतलब लिखने विखने का बनाया जाता था, तो उसके अंदर ये केरला में बोली गई भाषा मलयालम ही इस्तेमाल होती थी। तो देखा गया है उदाहरण के तौर पर, या फिर देखा जाए तो एक तरीके से हमें एक ठोस सबूत मिला है कि सरकारी दस्तावेजों में भी मलयालम रहता था। साथ ही साथ ये हर रिकॉर्ड में अधिकारियों द्वारा बहुत बड़े बड़े दस्तावेजों में मलयालम का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और आपको याद रखना है 9वीं शताब्दी से चला आ रहा है मलयालम भाषा, ठीक है। तो आपको पता चली गया होगा कि इसको कितनी ज्यादा महत्ता दी गई है, क्योंकि सरकारी काम, सरकारी दस्तावेजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भाषा वहां की मानी जाती थी। तो चेरों ने संस्कृत परंपरा से प्रेरणा ली, संस्कृत महाकाव्यों से कहानियां उधार ली। तो देखा जाए तो जब चेर साम्राज्य केरल के अंदर स्थापित था, तब उस वक्त पे मलयालम भाषा में इन्होंने ही उस वक्त पे मलयालम भाषा का एक तरीके से आप कह सकते हैं आविष्कार करवाया था। इन लोगों ने संस्कृत से बहुत ज्यादा ही प्रेरणा ली, संस्कृत से ही मलयालम निकली है दोस्तों। तो संस्कृत से ही काफी प्रेरणा ली, काफी सारे दस्तावेज, कहानियां, ये वो उल्लेख वगैरह संस्कृत के पढ़े, और मलयालम को एक
एक विभिन्न अंग बना दिया इस भारत का। मलयालम को फिर एक बहुत अच्छी सी भाषा बना दी, मतलब आधी अधूरी भाषा समझ लीजिए, उसको पूरा करा है चेर साम्राज्य ने। फिर मलयालम में पहली साहित्य कृति लगभग 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। अब एक इसके ऊपर एक कृति भी लिखी गई थी मलयालम भाषा में, वो लिखी हुई दस्तावेज 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, सीधे संस्कृत की ऋणी कहलाती है। ऋणी मतलब कि कुछ उधार लिया हुआ, तो मलयालम संस्कृत का ऋणी है बहुत बड़ा। अगर संस्कृत नहीं होती तो बहुत सी भाषाएं हमारी कभी भी जन्म नहीं लेती। संस्कृत की वजह से ही बहुत सी भाषाएं बनी हमारे भारत में। तो दोस्तों कृतियां क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े महान कृतियां। तो हमारे भारत की महान कृतियों में से रामायण भी आता है। रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, ये सब संस्कृत महाकाव्य में आते हैं। यहाँ पे काव्य व्य छुप गया है, तो भाई बहुत से संस्कृत महाकाव्य में ये आते हैं। तो चेर साम्राज्य के राजाओं ने यही बड़े बड़े संस्कृत महाकाव्य पढ़े। यही बड़े बड़े संस्कृत महाकाव्य पढ़ने के बाद, कहानियां पढ़ने के बाद, अलग अलग दस्तावेज पढ़ने के बाद मलयालम को आधे अधूरे से एक पूरी महत्व वाली भाषा बना दी। ठीक है, और वो सारे लोगों द्वारा क्या बोले जाने लगी, सरकारी दस्तावेजों में लिखी जाने लगी, उसके ऊपर काफी कहानियां लिखी जाने लगी, और 12वीं शताब्दी में एक कृति पूरी मलयालम भाषा में लिखी गई। ठीक है, अब मलयालम भाषा पे एक ठप्पा लग चुका था 9वीं शताब्दी के वक्त पे कि हाँ अब ये एक स्वरूपी भाषा बन चुकी है, एक मूल्य भाषा बना दी जा चुकी है। ठीक है, 14वीं शताब्दी की बात अब करते हैं। 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम में पाठ, व्याकरण और कविताओं से संबंधित मणिप्रबलम में 2 भाषाओं का जिक्र करते हुए लिखा गया। अब देखिए 14वीं शताब्दी में अब मलयालम को फिर से कहीं पे इस्तेमाल करा गया है, वो है लीला तिलकम। लीला तिलकम नाम का एक दस्तावेज है। जैसे हम कहानियां नहीं पढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ते हैं, वैसे एक किताब लिखी गई लीला तिलकम, जिसके अंदर कविताएं और व्याकरण ऐसे ऐसे करके चीजें लिखी हुई थी, और इसकी भाषा थी मलयालम और संस्कृत। लीला तिलकम मलयालम और संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मलयालम जो क्षेत्रीय भाषा है, मतलब जो क्षेत्र की, दक्षिण भारत के केरल के क्षेत्र की भाषा मानी जाती है मलयालम, उसको एक नाम भी दिया गया है दोस्तों। उसको नाम दिया गया है मूंगा, और संस्कृत को नाम दिया गया है हीरा। मणिप्रबलम, मणिप्रबलम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हीरा और मूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत और मलयालम को मणिप्रबलम बोला जा रहा है। मणिप्रबलम का मतलब होता है हीरा और मूंगा। तो बोला जा रहा है कि लीला तिलकम, ये जो दस्तावेज है, इसके अंदर संस्कृत और मलयालम ये दोनों मणिप्रबलम हैं, यानी कि एक हीरा है तो दूसरा मूंगा है। मूंगा भी एक नया पत्थर ही होता है दोस्तों, मणि समझ लीजिए। ठीक है, तो उसको इनसे क्या संबंधित करा गया है कि भाई संस्कृत है हीरा और मलयालम है मूंगा। मूंगा और हीरा मतलब मणिप्रबलम होता है। ठीक है, तो इन दोनों को भाई बहुत ज्यादा उच्च उपाधि दी गई है। जैसे होता है नहीं है, माँ तुम मेरी आंख का तारा हो, माँ को क्या बोल रहे हैं, तारा बोल रहे हैं। ठीक है, या तुम तो बिल्कुल हीरा लग रही हो, तुम्हें क्या कर दिया, हम लोगों को संबंधित कर दिया। अरे ये खाना तो बिल्कुल मोतियों जैसा लग रहा है, अरे ये अंगूर तो बिल्कुल मोती जैसे लग रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम उससे मोती से संबंध कर रहे हैं कि तुम उसकी तरह दिखते हो। तो ऐसे ही मलयालम को मूंगा बोला गया है और संस्कृत को हीरा बोला गया है। ठीक है, तो इनका जिक्र करा है लीला तिलकम में, इन दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करा है। एक संस्कृत और केरल की क्षेत्र भाषा है, ये 2 भाषाओं को हीरा और मूंगा बोला गया है। लीला तिलकम आपको याद रखना है कि 2 भाषाओं में लिखी गई है, कि संस्कृत, एक है मलयालम। मलयालम 9वीं शताब्दी से चली हुई आ रही भाषा है और चेर साम्राज्य के वक्त से आ रही है। चेर साम्राज्य भी उस वक्त पे ही था और चेर साम्राज्य ने इसको एक मूल रूपी भाषा बनाने में बहुत सहायता करी है। कैसे सहायता करी दोस्तों, बहुत बड़े बड़े काव्य खंड, संस्कृत गद्यांश, ये सब पढ़ के। ठीक है, तो भाई यहाँ हमारा एक छोटा सा विषय था, ये हमने पूरा कर लिया है, उम्मीद है समझ आया होगा। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथ संप्रदाय, तो ये वाला जो विषय है ये हम पढ़ेंगे, जी हाँ मेरे कदरदान, दूसरी वीडियो में। तो भाई यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को, और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।